अस्पताल से घर आने के बाद रानी ने शौर्य की बीवी की जो उसकी भाभी थी उसका इतना प्यार पाया कि आज उसकी आंखें नचाना वकील भी बार बार भर आती थी। खाना खाकर उसने थोड़ा आराम करना चाहा तो पिछली उच्च साजिश का पूरा इवेंट क्रम में नाचना रेस्टोरेंट भी क्रिएटर अपनी आंखों के सामने आ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि रिश्ते के मायने ही बदल गए और जो नया कपल सामने आया वहां एक नौकरानी को उसका भाई और मिल भाभी गई थीं। रानी ओ रानी कहाँ है तू, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली जाती है। कामचोर बिल्कुल है, पता है कि सुबह के समय इसकी इतनी जरूरत है, फिर भी ये महारानी अपनी नखरों से बाज नहीं आती। कहाँ मर गई, अब आएगी भी या तेरी आरती उतारेगी तब आएगी। सुबह सुबह मिसेज राधा का ऊंचा स्वर पूरे घर में गुज रहा था। उसी हद बड़ी हुई रानी आती है। रानी एक 14 साल की बहुत ही प्यारी और भोली एक घरेलू नौकरानी है जो पिछली 2 बहनों से मिसेज राघव के यहाँ काम कर रही है। जीजी मालकिन कहिए, वो डरावने स्वर में बोलते हैं। जी जी क्या करते हैं, कहाँ मर गई थी महारानी जी? जी जी वो कुछ कहना पहले ही एक तेज स्वर पूरे घर में गूंजता है। रानी रानी कहाँ है तू, मेरी ग्रीन टी कहाँ है, अभी के अभी लेकर आ। रानी जल्दी जल्दी गर्म पानी चढ़ाने लगती है और मिसेज राघ उसे रसोई में देखकर राहत भरी सांस लेकर रसोई से बाहर निकल जाती है। और जाओ कहाँ नहीं भूलती, मेरी ब्लैक टी भी जल्दी से ले आ। जिस कमरे में हंसी का काम चल रहा था उसी तरह उनके घर में सब निश्चिंत ही होते थे। रानी पूरे घर का काम बड़ी सहकारी पूर्व सहकारी समिति, समझ में नहीं आता कि उसकी उम्र कम थी या उससे अधिक थी। क्वीन क्वालिटी ग्रीन टी और ब्लैक टी बनाकर टूरिस्ट सर्व करने के लिए चल रहा है। पहले मिसेज राघव का रूम था। उसने नॉक किया और रखा और जैसे ही वो चाय कर मुक्की मिसेज राघव उसे आज के दोस्तों की पूरी लिस्ट में शामिल किया गया है। उनकी बात खत्म हो जाती है ही वो आगे के रूम में ग्रीन टी देना जल्दी जल्दी हो जाता है और जैसे ही रूम को नॉक करता है जल्दी जल्दी उनका स्वागत होता है। ये थोड़ी और नहीं राघव जी की लाडली मेघा की होती है। वो देर से चाय पर आकर रानी पर बेहद नाराज हो रही है, पर रानी सर को नीचा दिखाने वाली सब कुछ बेकार सुन रही थी। हालांकि हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ उम्र का कोई मतलब नहीं है और पर्थियों का फासला ज्यादा था। चाय का एक घुट्टी भरते ही वो चाय का कप सीधे रानी के सपने के पास फास्ट आउटलेट्स है और क्वीन को एक झन्नाटेदार वंचन नेटवर्क से ये चाय है। एक संख्या की गमवार हो, तुम इतनी प्यारी चाय लेकर आई हो, क्या मेरा टेस्ट नहीं पता या वो भी अब तुमने सिखाया है? निकल जा अभी के यहाँ से और मुझे अपनी फेस मत दिखाओ, समझ में नहीं आता। रानी की मूर्ति वहां से निकल जाती है। उसे उसकी माँ बाबूलाल की आज बहुत याद आ रही है। उसे याद दिलाती है वह उस समय आती है जब वह अपने गांव में गुजारा करती थी। कितनी खुश थी वो उसकी माँ बाबूलाल और छोटे भाई के साथ। उसी दिन एक दिन उसके भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। कई डॉक्टरों ने कोई फायदा नहीं दिखाया। डॉक्टरों को उसके पास जाने के लिए उसके बाबू ने बहुत सा कर्जा लिया और उसके लिए भुगतान कर दिया, क्योंकि रानी और यहाँ घरेलू नौकरानी के यहाँ राजतिलक हो गया था। शहर गया एक छोटा सा बच्चा जिसका सुंदर भविष्य हो सकता था। अपने परिवार की प्रतिभाओं को यहाँ से ऊपर चढ़ा दिया गया, समय से पहले ही झुलसा कर मुरझा गया। महिलाओं के मामले में शायद कर्तव्यनिष्ठा बोध समय से पहले ही समझ में आ गया जाती है, फिर भी वह अपनी उम्र में पुरुष के समकक्ष ही क्यों ना हो। क्या विधाता ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? यहाँ उसके दूर की मौसी रहती थी जो उसे यहाँ काम करती थी। यहाँ आने के बाद वह फिर कभी अपने गांव नहीं जाती थी और यहाँ वो रानी से नौकरानी रहती थी। उसके बचपन के दिनों को याद करते हुए उसकी यात्राएं जारी रहती हैं। इसमें शामिल है मुश्किल से उसने चाक ने देखा हुआ है किसी उन्मुक्त पक्षी की हर समय गांव में हुक्म में नहर पर ना जाने कहाँ वह जंपती फंदती रहती थी। हवा के खुशनुमा सपने सी वह कभी एक जगह ना रुकती थी। आज परिस्थितियों ने उसे समय से पहले ही सटीक विचार बनाया था। बच्ची अभी भी ऐसी ही है। ऐसा लगता है वह अपने माँ के साथ गांव में कितनी खुश थी। उसकी माँ का नाम बड़ा था, उसे रानी से प्यार किया जाता था। बहुत लाडली वह अपने माँ के साथ अपने पिता के लिए स्कूल में थी।
कर्ज ने उन्हें कहीं नहीं छोड़ा और एक में दिन यहाँ घरेलू नौकरानी के रूप में शहर चला गया। वह सिर्फ अपने प्रेमी की मदद करना चाहती थी। यहाँ पर जो उसे काम करने के लिए घर मिला वहाँ इंसान तो रहता है पर इंसानियत नहीं रहती। ये बात वो नहीं पहचानी गई थी। किस दुख में डूबी 2 साल यहाँ पहुंची और अपने पिता के पास $10,000 तक पहुंच गई। उस दिन वो कितनी खुश थी। उसने अब खोजा वह ज्यादातर यहाँ नहीं रहती और ना उनकी माँ बिग बॉस अपने कलेजे के टुकड़ों को यहाँ रहती। लेकिन फिर वो कभी अपने गांव में नहीं जा पाई। ये याद मिस्टर राघव शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनका एक बेटा भी है जो विदेश में पढ़ा है। 1 महीने बाद ही वह वापस आता है। समय बीत गया और धीरे धीरे 1 महीने भी निकल गया और एक दिन में मिस्टर राघव का बेटा है जिसका नाम शौर्य वह सभी उसे हवाई अड्डे पर ले गए थे। पीछे से रानी ने अपनी सारी तैयारी करके रख ली थी। वैसे ही शौर्य दिल का बिल्कुल साफ लड़का था। उसे विदेश में पढ़ाई तो की ही थी लेकिन अपने संस्कार जो उनकी दादी ने उन्हें बचपन में ही धोखा दे दिया था वो कभी भूला नहीं करती थी। वो इंसान ही छोड़ देती थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये वो अच्छी से जानती थी। उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थे पर जाते जाते वह अपने संस्कारों के बीज शौर्य में रोपे गए थे और आज ये बीज पठिया गए थे, वृक्ष बनने की ओर विस्थापित थे। पूरा घर शौर्य के आने से चकित हो रहा था। रानी ने जल्दी जल्दी सारे काम किए थे। वह और सभी को वापस जाने को कहा गया था। अरे रानी, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, देखो ये तुम्हारे लिए लाया गया हूँ। सभी को उनके तोहफे ने दिया है। आखिरी बार रानी की ओर बढ़ा दिया। रानी आर्द्र से ग्रैब हो गई। आज तक उसे केवल पुराने और नवीनतम ही सभी कपड़े मिले थे। आज पहली बार नए कपड़े देखकर वो बेहद खूबसूरत तो हुई पर का मुंह देखकर आर्द्र में ढल गई थी। उसने एक नजर उठाकर सभी की तरफ देखा। स्पष्ट नापसंदगी के भाव थे पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। शौर्य के और इसरार पर देखा उसने कपड़े ले लिए और वापस चला गया। कहानी अब अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाने लगी थी। समय की गति से पंख लगा के उड़ रही थी। कहानी के आ जाने से रानी की मुश्किलें कम से कम इतनी तो कम हुई थी कि जब तक कहानी अपने घर में रहती है कोई रानी का अपमान नहीं कर पाया। इसका कारण यह था कि शौर्य को यह सब पसंद नहीं था। उसकी नजर में रानी भी एक इंसान थी, बड़े भाई की तरह की। शौर्य रानी की पूरी प्रथा को बनाए रखने की कोशिश की गई थी और उसकी यह बात घर में सार्वजनिक थी, स्थानीय थी। हालांकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो रानी को नहीं पढ़ सका। कुछ इसी तरह के साल में कुछ ऐसा ही हुआ था जो कुछ साल पहले हुआ था। एक दिन के कार्यालय से घर के आभूषणों का समय शौर्य का बहुत ही भव्य स्मारक हो गया था। शौर्य के काफी प्रतीक थे। रानी अब उनके घर का एक हिस्सा बनी थी। आने लगा। शौर्य पहले से काफी बेहतर या जल्दी ठीक हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने बाद शादी होकर दुल्हन घर आ गई। अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद होने के क्योंकि स्टोरी की बीवी का नाम वैसा था तो शक था पर उसे स्टोरी की घर के नौकरों को इस तरह का मुंह रखना पसंद नहीं था। इसी वजह से वह भी जब रानी को अपनी सास और ननद की तरह लावारिस ही देती थी वैसे भी इस तरह से नौकरों को उनके वैज्ञानिकों के अनुसार रखा गया था। हालांकि उन्हें पहले से ही नौकरी मिल गई थी। हालांकि शौर्य ने उन्हें हर बार स्टूडियो का प्रयास किया था लेकिन उनका स्वभाव ना बदला था ना बदलाव। रानी को भी अब इन सब की आदत हो गया था। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। कुछ पैसे उसने गांव भी भेजती रही। अब उसके माता पिता भी बूस्ट हो गए थे। ना जाने आज क्यों गुजरा हुआ वक्त, गुजरे नोबेल वक्ता का एक एक लम्हा उसकी आंखों में इस तरह की कलाकार नाच रही थी जैसे ये सब अभी कल ही की बात है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था पर चमत्कारी शौर्यगाथा की आहट कुछ खराब रहने लगी। कुछ दिन तक उसने इसे डॉक्टर को दिखाना चाहा। एक रात को शौर्य को बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया। करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की बात सामने आई। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती के लिए कुछ जांच की। पूरी जांच करने की बात पता चली ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और वह काफी हद तक डैमेज हो चुका है।
इसका सिर्फ एक ही इलाज था, लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हालांकि पूरे घर में किसी ने भी इस ट्रांसप्लांट के लिए अपना प्रत्यारोपण डोनेट करने को तैयार नहीं किया था, लेकिन किसी कारण से डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। जल्द ही उसे जल्द से जल्द नया निष्कर्ष निकाला गया। आवश्यकता थी, प्रोटोटाइप फॉर्मुलेशन होने से कोई भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। हालांकि शौर्य के माता पिता शौर्य को बेहद चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाहत थी अपने जीवन की चाहत से कम थी। सभी को यही चिंता थी कि अगर हमने अपने शरीर का एक हिस्सा शौर्य तो दे दिया, तो हम अपने बाकी का जीवन बिना किसी परेशानी के किस तरह से गुजारेंगे। बहन ने तो साफा साक्षात अंकित ही कर दिया डॉट था। उसने कहा कि मेरा अभी पूरा जीवन सामने आया है, मैं कैसे अपना लिवर डोनेट कर दूं, या क्या गारंटी है कि मुझे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा खुलासा अपना पल्ला झाड़ लिया। माँ बाप को भी शायद उनकी बात सही लगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रानी घर में होने वाली सभी बातें एक कोने में खड़ी सुन रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। किस शहर में बड़े परिवार के साथ ऐसा ही होता है, जहाँ कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं, सभी को सिर्फ अपनी जिंदगी ही प्यारी लग रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में काम आया शौर्य का नेक दिल होना। रानी एक बार फिर अस्पताल से बाहर निकली। उसने अपना लिवर सेट करने का विचार किया था। शौर्य के माता पिता भी इस बात से बेहद खुश थे। इसी तरह उनकी भी यही सोच थी कि घर का नौकर घर के ही तो काम आएगा, इसलिए उन्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। आखिरकार ऑपरेशन हुआ। रानी ने अपने सबसे पीछे प्राचीन कथाओं को खुशी खुशी डोनेट कर दिया। आज गाथाओं की बीबी स्वप्न आंसुओं में डूबी हुई एक कोने में है। रानी का कौशल अदा करने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं है। आज वह रानी के साथ अपने अब तक के लिए गई है अविस्मरणीय के लिए बेहद शर्मिंदा थी। शायद वह सॉरी कहना चाहती थी, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। जैसे ही उसे पता चला कि उसके घर वालों ने उसे लिवर डोनेट करने से मना कर दिया है और रानी ने अपना आधा से ज्यादा लिवर उसे डोनेट कर दिया है, यह जानकर उसे बेहद दुख हुआ। रानी को वह हमेशा अपनी छोटी बहन मेघा की तरह ही रखती। आज सच्चाई जानकर उसकी आंखों में भी आंखें आ गईं और वह एक नजर उठाकर अपनी बीवी सपना की तरफ देखने लगी। एक नजर में उसे कुछ ना दिखाई दिया। शौर्य अब घर आ चुका था। उसके हालात में तेजी से सुधार आ रहा था। शौर्य की बीवी रानी का पूरा ध्यान बनाए रखने की कोशिश करता है। शायद उसके सोरी प्रदर्शन का तरीका था, पर रात दिन रानी की मूर्ति उसे ही पिरामिड कचोटी थी। एक दिन वो रानी के कमरे में आई और उसकी देखभाल करने लगी। जब उसकी नजर रानी की तरफ गई, वो एक उसे ही देख रही थी। उसे अपनी ओर इस तरह से देखा। नवीनतम संस्करण। वह कुछ झेंप सी गई थी। छोटे छोटे इंसानों की आंखों का ताप सहना मुश्किल होता है, या जिस इंसान के दिल में अपराध बोध भरा होता है, उसकी पलकें उसकी ही इस बोध से झलकती है आसानी से। औरत की लकड़ी कोई भी हो, पर बात जब उसका पति आता है तो उसका हर वो इंसान प्यारा हो जाता है जो उसके पति के लिए प्यारा हो। या रानी ने तो उसकी शादी को ब्याहता था। उसके मन में कैसी कैसी चाहत होती है रही थी, इसे किसी को समझाना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज एक नौकरानी के शव का एक हिस्सा उसके पति के साथ जुड़ गया था। जैसे ही सपना रूम से होटल लगी, रानी ने धीरे से मीठी आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हें भाभी बुला सकता हूँ? उसका सपना धीरे धीरे पीछे की ओर पलटी और रानी के पास की बात फूट कर रोने लगी। वो हकीकत क्या कह रही रानी को समझ नहीं आ रही थी। एक शब्द के, सॉरी रानी, आई एम रियली सो सॉरी रानी। अध्यापिका, ये क्या कर रहा है मोहन? कितनी बार समझा है, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। कल अपनी माताजी को बुलाकर लाना। समझाया नहीं? पता नहीं कितना समझाते हैं। ये अपनी माता को कल दिखाते भी हैं या नहीं? मैं कॉपी में ही नोट लिखता हूँ, वैसे ही ये मंदबुद्धि हैं। अध्यापिका धीरे धीरे कहती हैं कि और कॉपी मोहन को वापस कर देते हैं। अगले दिन मोहन की माताजी स्कूल में, अध्यापिका स्टाफ रूम में, देखिए बहन जी, आपके बेटे को अब हम या नहीं पढ़ सकते, ये कुछ बदला ही नहीं है। दूसरी अध्यापिका, हाँ बहन जी, ना तो ये किसी बात का जवाब देती है, ना काम ही पूरा लेकर आती।
है। आप भी इस पर पूरा ध्यान न दे, सिर्फ हंसता ही रहता है। कुछ भी कहो बस हंसता ही रहता है। और भी ना जाने क्या क्या याचिका थी। मोहन की माताजी बिल्कुल शांत थीं। वो शांति से वो सोचकर वो छोटी शांत हुई और से एक शिक्षक ने ऐसी बात कही जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपनी बात शुरू की, मांगे, देखिए मैं कहता हूँ आप लोगों को मोहन की वजह से अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपके कारण अगर इस बच्चे का भविष्य बन जाएगा तो मैं आपके जीवन भर कर्जदार रह जाऊंगा और मेरा बच्चा मंदबुद्धि नहीं है। ये बात वो उन्हीं शिक्षकों की ओर देखकर कही जो अंदाजा नहीं था उनकी बात मोहन की माताजी सुन रही है। वो थोड़ा अस्थिर हो गई, पर हम उस पर इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर और भी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। आप कृपया आप हमारी बातों का बुरा ना माने, पर या तो इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या इसे घर पर ही पढ़ाएं। यहाँ इसका कारण बाकी बच्चों को है और भी परेशानी होती है। इस बात से मोहन की माताजी को परेशानी हो गई। वो पूरी कोशिश कर रही थी स्कूल के शिक्षक किसी भी तरह से मोहन को स्कूल से ना निकालना। वो हाथ जोड़कर समझाना है, देखें मेरे बच्चे के जीवन का प्रश्न है, इस तरह मत पूछो। अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो मोहन जल्द ही सब सीख हो जाएंगे। शिक्षक तो भगवान है, तुम चाहते हो तो क्या नहीं कर सकते, कहकर उम्मीद से उनकी ओर आओ एक माँ ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद किसी भी शिक्षक ने कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की इच्छा नहीं जताई। तो थक कर धैर्यपूर्वक काम करना बंद कर दिया। उसने अपने प्यारे मोहन को पीछे देखा। ये सब अपनी माँ की आंखों में देख रहे थे। ऐसा नहीं था मोहन की मंदबुद्धि, बस वो बाकी बच्चों से कुछ हद तक दूर था। वो सब बाकी थे, विशेष रूप से भर संभवतः गहराई से समझ पाने का भगवान से उपहार दिया था। उपहार तो क्योंकि आजकल कौन किसकी इशारा इशारा की चेष्टा करता है। वो बच्चा जिसे सब मंदबुद्धि कह रहा है, उसकी तीसरी भावनाओं की समझ का स्तर हर प्रकार से उन्नत था। मोहन की माताजी मोहन को दुखी मन से घर ले आई और अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। करुणा और दुख से उनकी रुदन बेहद खराब लग रही थी, पर फिर उन्हें याद आया आज उनके मोहन ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वो निकला और जल्दी से 2 गर्म रोटियां, सागा और गुड़ से मोहन को अपने हाथों से गहरी चोट लगती है और साथ में रोटी भी मिलती है। अपनी माँ को इस तरह दुखी देखकर एक प्रेरक बच्चे के मन पर गहरा आघात लगा था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू शिक्षक कर अपने हाथों से ही एक छोटा सा निवाला बनाकर अपनी माँ के मुंह में रख लिया। वाह, क्या देखा था बेटे। माँ बेटे से प्रेम। शाम को वापस आ गए। मोहन के घर आए की बातें आए ही उठे गए। गेटा, मोहन की माँ ने छोड़ी और सामने की ओर फिरते हुए हाथ जोड़कर मोहन की माँ को किया नमस्कार। तो मोहन की माँ ने बताई अपनी बात। मन को छोटा सा घटक कर बाहरी झील में उनके लिए चारपाई लावारिस दी और लिटिल गुड और पानी ने उन्हें चारों ओर से देखा। कहिन मोहन ने फिर से कोई बात ना सुनी। वैसे ही सुबह उसके दिल को बहुत धक्का लगा था। इतिहासकार ने मोहन की माँ को उसकी हालत देखकर समझ में आ गया कि वो बहुत रोई है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और वो भी के भविष्य के लिए ही तो आज अपने दिल की बात मनकर यहाँ तक आ गई है। वो जानता है इस संसार में मोहन की माँ और पिता का कोई नहीं था। गांव वालों ने ही किसी प्रकार से की थी, अपनी शादी करवा दी थी, पर अब शादीशुदा माँ बेटे के साथ अन्यत्र थे। मोहन की माँ को अपनी ओर देखते समय अपनी आंखों में अपार दुख और आशा को देखकर कहा, देखिए मैं मोहन की मदद करना चाहता हूँ, पर इसके लिए भी मेरे साथ सार्थक प्रयास करना होगा। मोहन की माँ ने सिर्फ सर हिलाया तो जारी किया बयान, आप पूरे दिन दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अगर आप इसी तरह के काम करते हैं तो आप मोहन का ध्यान नहीं रख पाएंगे। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, देखिए विद्यालय में एक चपरासी जिसकी स्वच्छता एवं अन्य छोटे मोटे कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। मैं किसी भी शिक्षक को मोहन को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं स्वयं उसे पढ़ सकता हूं और आप उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं ला सकता है जिससे खाली समय में मैं उसे पढ़ा दूंगा, और हाँ, इस काम के बदले में आपको घर बैठे खर्च में भी आपकी मेहनत स्वरूप दिया जाएगा।
जिससे आपका भोजन और अन्य संतुष्टि कुछ कम हो जाएगी। एक ही सांस में सारी बात कर उसकी माँ की तरफ देखना लागे। मोहन की माँ की आंखों में फिर से दर्द का सालाब था। वो पिलो के पैरों में गिर गया और हाथ के जोड़ के लिए उनकी बेब और दुख को देखकर वो वहां ज्यादा ना रुक पाए और वापस मुड़कर जाने लगे और गए और जाते हुए केवल इतना ही कहा, पिए कल से समय पर आ गए। शायद उनकी आंखों में भी गहराई आ गई थी जिसे वो दिखाना नहीं चाहते थे। वो बाहर आ गया। उनका दिल अब प्रभावित था। अगले दिन मोहन से और मोहन की माताजी तैयार होकर स्कूल पहुंच गईं। सभी को शौक देखने से पहले तो बहुत खड़ी हुई। उनकी माताजी ने आकर ही सारा काम किया, क्रांति कर दिया। पहले पूरा स्कूल बुहार कर साफ किया, मटकों में साफ पानी भरा और बाकी के काम भी निपटा। यहाँ देखें शब्दों और मात्राओं का ज्ञान। फिर शब्द शब्द को अपने में समाहित करें, जोड़ना, वाक्य बनाना धीरे धीरे सिखाने लगे। पहले मोहन को कुछ समझ में नहीं आता। आदि तेली रूढ़ियां कैसे, कोई शब्द रचना आखिरकार कैसे कोई नवीनतम होगा। उस पर अपनी माँ के फूल याद रखें और कुछ ऑपरेशंस ने उसे बहुत ही सरल और बताया रोचक तरीकों से सिखाई गई परंपरा। जब वो समय नहीं निकला डोज मोहन अन्य शिष्याओं के बाहर नौकरियां कर एसोसिएट देखें तो वो पहले भी ज्यादा नहीं था, तो किसी को उसकी शांति से बैठने से परेशानी भी नहीं हुई। धीकिर एक आंतौर बस बौर बौर बौरौनोर बौर बौराउट ए विद तमौरौत की विद को मोहन तो कहता ही है तो हंसता कुछ समय कुछ उम्मीद है कि विपरीत मोहन पास हो गए थे। भले ही महान ही नंबर नहीं, लेकिन पास हो गए थे। मोहन की माँ के दिल में एक ऐसा जग गया। मोहन की माँ ने स्कूल में गुड़ बनाया और चने भी चमत्कार कर दिया, जिससे उन्हें कई बार स्कूल के बाद भी पढ़ाते कुछ अतिरिक्त सामान लग गया। उसके बच्चे को देखकर अब वो भी खुश रहने लगी। वह पूरे स्कूल में फूल और फलों के पेड़ लगा दिया था, जिसमें वो थोड़ी जल्दी आकर सींचती थी। शायद वो अपनी कृतज्ञता इसी प्रकार दिखा सकती थी। मोहन जो कभी मंदबुद्धि था, आज उसकी रचना और पाठ में ऐसी रुचि जागी कि वो धीरे धीरे अपने भाव के अथाह सागर को कागज पर लगा लिया। एक दिन वो पिरामिड के पास बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मोहन को ज्वालामुखी छोड़ने के लिए बाकी कक्षाओं का निरीक्षण करने चला गया। कुछ देर बाद मोहन को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आया। उसने अपनी माँ को देखा, हाथ से एक मटका छूट गया था। उसकी माँ ने कहा था, मैं अब ठीक हूँ, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। ये पिछले साल। मोहन ने सर हिलाकर हमी भारी और आया, पर यहाँ ध्यान उसने देखा कि जो लेखन कार्य वो कर रहा था वो अब चॉकलेट के हाथ में था। वो दरवाजे पर की जरूरत हो गया। पूरा कार्य देखते हुए मोहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी, राजनीतिक गौरव है। धीरे धीरे ये आखिरी साल भी खत्म हो गया और अब मोहन पढ़ने के लिए शहर चला गया। कुछ अपनी माँ की मेहनत और फिला के प्रोत्साहन से अब वो आगे पढ़ पा रहा था। कुछ समय पहले ही सालों स्कूल में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें एक बहुत ही नामी लेखक को बाद में बच्चों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें कहा गया है कि उस लेखक की कृति से शब्द नहीं, भावनाओं के बाण हैं जो पढ़े कवियों के दिल को भेद कर रख देते हैं। उनकी कविताएं ऐसी लिखी गई थीं कि पढ़ी हुई आवाज़ें के अश्रु निकल आए थे। ऐसी मानवीय संवेदनाएं थीं उनकी रचना में कि कविताएं पढ़ने वाला उसी में डूब गई थी और खुद को ही उन फिल्मों और फिल्मों के हीरो या एक्टर्स एंड लेटर्स थे। ऐसे प्रभावशाली थे उनके तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ गए थे। और आज वो इस स्कूल में ज्ञान बच्चों की प्रेरणा दे गए। ये सोचकर ही सभी टीचर बेहद पसंद है। उनके पुनश्च का एक कारण और था। सुना था कि वो लेखक अधिकतर किसी से मिले नहीं थे, पर आज इस स्कूल में आने को वो सहर्ष तैयार थे और होते भी क्यों नहीं स्वयं वैराग्य वाद्ययंत्रों के लिए आमंत्रित किए गए थे और वो भी इसके लिए सहर्ष ही तैयारी हो गई। समय पर सभी तैयारियां हो गई थीं। बेहद सुंदर आयोजन किया गया था। चारों ओर सुंदर पेड़ पौधे और बगीचे थे। तरह तरह के फल और फूलों वाले पेड़ थे। सामने स्कूल के बाग से तोड़े गए फूलों से बाजार और कुर्सी को बेच दिया था। सभी अपने अपने स्थान पर पर्दे उसी के बाहर उस बड़े और प्रसिद्ध लेखक स्कूल में कदम रखा गया था।
उसके सभी ओर कठोर हो देख रहे थे और वो स्थिर ज्ञान सहायता के पैरों में झटका कर करने लगा और उन्होंने उसे स्टाक पर रखा। आपकी छाती से लगा लिया। सभी आश्चर्य से भरे हुए देख रहे थे। सभी ने अपना स्वागत किया। जब सभी से दो शब्द कहे गए तो जिसने कहा वो सुना। कुछ पुराने शिक्षक कुछ याद आ गए और उनकी आंखें बरबस ही भड़क उठीं। उन्होंने कहा, यहाँ सभी उपस्थित सभी दर्शनीय संस्थानों को इस मंदबुद्धि का हाथ जोड़कर प्रणाम। रचना पूर्णतया स्वलिखित और मूल है। इसका सभी प्रकाशन अधिकार सुरक्षित है। तुम चल ना यार, कहीं अच्छे से मॉल में मेरे लिए इस वीकेंड पर पार्टी के लिए कुछ अच्छे आउटफिट की सालगिरह लेकर आओ। मन्ना, अरे यार अभी कल ही तो तू 2 जीन्स और 30 एंगेस लाया था। अभी नहीं चल? हाँ, कोई बड़ी सी मूवी चलूं तो चल, मैं तैयार हूँ। हम तो ऐसा करते हैं, हम स्पेस काल्पनिक कप वहाँ रहते हैं। हम पहले कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, फिर मैं अपने लिए कुछ डे भी ले लूंगा। सुमित कहते हैं, ठीक है, तू अपने मनवाना महान से जानता है बात। चल, संदीप को भी कॉल करता हूँ तेरे साथ में, वैसे भी मजे करे, बहुत दिन हो गया है। ये कहावत तूने मनवाना आंख मार देता है। मनन, सुमित और संदीप पहली एक अच्छी सी एडल्ट मूवी देखते हैं और बाहर आते हैं। एसोसिएटेड मनन के चेहरे पर हाथ डाला गया है कि क्या हीरोइन थी यार, एकदम आइटम। काश मुझे भी कोई इतनी खुली विचारों वाली लड़की मिल जाए, सलाम से जिंदगी के मजे आ जाएं। हाँ यार, सही कह रहा है। ऐसे भी मुझे तो किसी लड़की से ठीक से बात हो गई है। अब बस यही एक ख्वाहिश है जिंदगी में कि लड़की हो तो ऐसी हो ही रही है, अलग ना हो। तीनों हंसते डायनासोर मॉल घूमने जाता है। एक कोल स्टूडियो में छोटी सी फैक्ट्री के बाहर 2 लड़कियां बात कर रही हैं। आज 12वीं का रिजल्ट पूरे 15 दिन हो गया। मधु में कई जगह काम की बात है पर कहीं मिल नहीं रहा है। कितने दिनों से इस इंतजाम में थी। अब तो मैं कोई अच्छी सी नौकरी लेकर अपने बाबा का ध्यान रखती हूँ। सोना, तू क्या करेगा? देख, हम सब यहाँ वो ही काम करते हैं जो गुरु कहते हैं। अगर तूने यहाँ से बाहर कदम भी रखा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू तो पहचानेगा ना उसका गुस्सा। अगर वो तुझ पर लट्टू ना होता तो तू इतना पढ़ता भी नहीं। ग्रेजुएशन तू पढ़ता है ना मधु। ये मेरी जिंदगी क्या है और मुझे क्या करना है, इसका फैसला करने वाला वो क्या होता है। अब वैसे ही मैं 18 साल की बालिग लड़की हूँ और मुझे क्या करना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकती हूँ। वो नहीं सोना, मेरा कहना है। देखो सोना, मैं तेरा दोस्त ही नहीं, तेरी बहन भी हूँ। हम दोनों की ही माँ नहीं है, इसलिए हम दोनों ही एक रिश्ते की सुख दुख की दोस्त हैं। हमें यहाँ इस तंबाकू फैक्ट्री में काम करना ही होता है, नहीं तो गुरु हाथ पैर टूटने से भी हो सकता है। मंगवा, हम दोनों की माँ ने इसी तरह तंबाकू का कारोबार किया है और अब तो तेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले सोना, ना वो कितना खतरनाक आदमी है। कुछ उदास होता है मधु और आगे कहता है, अगर वो तुझसे शादी ना करना चाहता है तो कभी भी पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाता, या फिर मेरा भी कौन है तू ही बताता है। वो आंखों फूलों में भरकर बोली है। सोना उसे गले से लगाया है। अरे मेरी प्यारी बहना, तू उदास क्यों है? एक बार देखो, मुझे कोई अच्छी से नौकरी मिल जाए, फिर मैं बाबा का अच्छा इलाज भी करवाऊंगी और आप भी अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगी। देखें, और ये गुरु कुछ नहीं कर पाएगा इस सोना का। कहते हैं अनोखे वो अपने खूबसूरत मखमली नाटकों के सेट के आगे, जिसके लिए मधु भी हार जाती है या उसे प्यार से गले लगाती है। अगले दिन आपको यहाँ देखें, सेल्स गर्ल का काम करना है तो कल मार्क विशेष और आधार कार्ड भी लेकर आएं, या चाहे तो आज से ही जुड़ सकते हैं। वैसे ही हमारे सर आपसे बहुत प्रभावित हैं, तो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के भी पूरे 10,000 सैलरी के साथ जुड़ सकते हैं। में रखा है, आप आज काम समझ लो, कल से समय पर आ जाना, समय पर आ जाना। वो हाँ में सर को हिलाती है और शाम को बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है और सबसे अपनी प्यारी सहेली मधु और अपने प्यारे बाबा को ये स्पीकर ऑफर करती है। आज वो बहुत खुश है, जैसे उसे पूरी दुनिया ही देती है। मिल गया हो, मन में 1000 सपने के लिए जो उस उम्र की लड़कियां में होती हैं। लेकिन सोना की कुछ बातें उसे बाकी लोगों से अलग करती थीं।
वो सिर्फ अपने लिए ही सोचती थी बल्कि अपनी सखी के लिए भी कुछ करना चाहती थी। वो अपने और अपने बाबा के लिए ही नहीं वरन अपनी सहेली मधु के लिए भी कुछ करना चाहती थी। जो वो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि वो बहादुर और स्मार्ट से भी सीखी थी। वो खुद को ही नहीं बल्कि अपनी बहन जैसी सहेली को भी ये गुरु जैसी नीच और घटिया इंसान की चाहत से चाहत थी। अगले दिन से वो समय पर काम पर आ गई। उसकी पढ़ाई की लगन और मेहनत मैनेजर बहुत खुश हुई। जल्दी ही सारा काम सीख लिया। वैसे भी वो गजब की खूबसूरत तो थी ही, वो बोलती भी बहुत मीठी थी। उसकी आवाज में बहुत प्यार, अपना और अपनापन था जिससे कस्टमर भी बेहद खुश हो गया था। अब तो उसे अच्छी सेल करने पर सेलेंटिव से भी मिलना लगा था। बहुत थी आज वो अपने पैरों पर दी थी और अपने बाबा की सीख और खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहा और ना ही गुरु के आगे झुकना चाहा। कुछ दिन बाद आज उसे बहुत देर हो गई थी। वो शिकार ही वाली थी कि मैनेजर ने उसे आवाज दी और कहा कि सोना एक कस्टमर है और बहुत अच्छा है। अगर तुम उसे अटेंड करते हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम भी वैसे ही चलो हो हल हो। उसने कुछ सोचा और कहा ठीक है सर, मैं जाता हूँ। सुमित, मनन और संदीप उसे देखते हैं और देखते ही कहते हैं वाह क्या लड़की है, या बिल्कुल सही मक्खन है, तू मत बेकार जाना, तेरी भाभी है ये, मनन कहता है और तीनों की तरह हंसने लगे हैं। सोना उनके पास आती है और बड़े प्यार से टूर अटेंड करने लगती है। उनकी आवाज और बात करने के तरीके से तीनों बहुत एक्सप्रेस होते हैं और बहुत सी शॉपिंग करते हैं। मैनेजर भी ये देखकर बहुत खुश होती है। तीनों का बिल प्रोडक्शन जब वो अपने काउंटर पर जाता है तो मनन संदीप को कुछ इशारा करता है तो संदीप जान झूठ बोलकर सोना से कुछ साथ कर खड़ा हो जाता है। सोना उसे कर कुछ दूर खड़ा हो जाता है। फिर सुमीत के साथ वैसा आपका नाम क्या है जी? सोना, सोना जी कितना सुंदर नाम है आपका, या आप कितना सुंदर है, बिल्कुल अपना नाम की तरह। मनन कहता है सोना सिर्फ धन्यवाद कहा है या अपने काम में लग गया है। बिल के बाद वो घर के लिए दिखता है। बाहरी बाजार में ही एक बड़ी सी गाड़ी है जिसके पास ज्ञान रुकती है और इसमें एक हाथ से बाहर की ओर नाक होती है और सोने का हाथ पकड़ती है। ये संदीप था। बस मनन कहता है कि कहाँ जा रही हो मेरी जान, कहो तो मैं कहीं छोड़ दूं। इतना कहा जाता है कि आगे की सीट पर जो मनन था उसके गाल पर एक झन्नाटेदार अर्थ लगता है। थप्पड़ इतना तेज था कि एक बार को वो संभल नहीं पाया। सोना अपने हाथ के इशारे से चोरी करता है और सेंट सी गैल को निकालकर उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करता है। साली मुझे वसीयत मारती है, तेरा इतना सा रहस्य अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मनन हुआ है, गाड़ी से उतरता है और सोना के बाल पकड़ते जोर से रेस्तरां है, या फिर कहता है मैं विधायक का इकलौता लड़का हूँ, अभी तेरी औकात बताती हूँ। 2 कौड़ी की वेश्या सिगरेट वाली और गिल देती है। दर्द से चिल्लाने लगता है लेकिन इस दुकान में कोई सुनने वाला नहीं था। इतने में ही पीछे से मैनेजर गाड़ी लेकर आ जाता है और एक छोटा सा झटका देता है। जैसे ही पुलिस भी चारों तरफ से पकड़ लेती है। सोना को भी पुलिस थाने में मनन का बयान है कि जिस दुकान में सोना कपड़े की दुकान है वहां से हमने 20,000 की दुकानें खोली, लेकिन हमारे दोस्त इस लड़की ने हमें पर डरा दिया। जब हम इसकी बातों में नहीं आए तो हमारे पीछे दुकान तक आ गए, चला गया और अश्लील बातें करने लगी। जब हमने इसे इस तरह की बातें करने को मना लिया तो स्टोर बनाना शुरू कर दिया और हमें अपवित्र करने की कोशिश करने लगी और बस आप आ गए। सोना ने अब तक जो भी हुआ सब पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने अपनी ये बात पर दी स्थापना से खारिज कर दी, कहकर कि अगर वो सही है तो इतनी देर क्यों रुकी जबकि उनका कर्तव्य 1 घंटा पहले ही खत्म हो गया। उसने सारी बातें बताई पर किसी ने उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया कि वो कपड़े बेचती है, अपना जिस्म नहीं। सफेद गुलाब में एक महिला चारे पर गजब का विश्वास और रब के लिए चली आ रही है। वो एक अदालत में उसकी मुलाकात के लिए अर्दली ने उसे उसके बैठने की जगह बताई गई जगह पर सांत्वना दी। उसकी मुलाकात सभी के लिए समान हो गई। उसे देखकर ही पता चला ना क्यों दिल में बहुत इज्जत की भावना थी।
उसे पूजने का मन था। वैसे ही उसके न्याय के चर्च भी सुनाए गए थे। उस अपराधी को देखते हुए ही वो भांप लिया था, इसलिए इस मामले में खासकर अपनी खास बात यहाँ स्थापित कर दी गया था और कोर्ट की सुनवाई सूर्य की। आज का मामला एक लड़की के साथ पार्टी में रेप का था, वो भी उसे डेट कर गया। उन्होंने न केवल अपना रेप किया बल्कि उनका ब्रिटल रेप किया गया था। लड़की ने 18 साल की उम्र में अपने सभी दोस्तों को एक शानदार पार्टी दी थी एक प्रतिष्ठित पब में जहां ये सब हुआ था, और विधायक उसके पिता थे। बचाव पक्ष का कहना था कि लड़की खुद ही नशे में धुत हो गई और उसने कुछ नहीं किया। मांग तो संभलने की बहुत कोशिश की पर लड़की ही जबरदस्ती पर उतर आई थी। उसे शायद वो गैंग के साथ सेक्स की भी एडिक्ट थी। लड़की की हालत बेहद खराब होने के कारण उसका बयान जज साहिबा के आदेश पर वीडियो कॉल के होने के जरिए टैग किया गया था। सारे केस को सुनने के बाद फैंटेसी को सीक्वेड क्रैक के साथ हार्ड एस श्रम गरीब और गरीब डोडी नोटबुक जज होने के बाद ईसा मसीह की मृत्यु हो गई। सजा के बाद दोषी लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और अपनी अपील की, क्योंकि वो भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। मुख्य देश के जाने माने कैबिनेट मिनिस्टर का सिंगलौता भांजा था और एक विधायक की बेटी थी। हाई प्रोफाइल मामला था पर जज साहिबा में गजब की हिम्मत और विश्वास था। वो किसी भी खतरे के आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कहो किसी के दबाव में कभी नहीं झुकने वाली जज साहिबा खुद भी जुल्म का शिकार हुई थी। वो कभी भुक्तभोगी थी। उनके लिए कोई नहीं लड़ने से उठी, अपनी लड़ाई में खुद लड़ाई का फैसला किया था और जुल्म के खिलाफ पहली लड़ाई खुद निकाली थी के लिए ही लड़की थी। जेल में अपनी पढ़ाई पूरी की, हालांकि उन्हें नहीं हुई थी। वे सजा पढ़ी और सबसे पहले अपना केस लड़ा। जब वो दोषमुक्त साबित हुई तो उनके पास अन्य केसों की लाइन लग गई और भाग गई। अपनी आगे की पढ़ाई आज 20 साल बाद भी जारी की गई। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जज हैं। उनका नाम तो है ही साथ गुनाहगारों में भी खौफ है। अगर उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई तो उनका नामुमकिन है। बड़े से खूबसूरत सरकारी होटल के बाहर एक महिला चाय पी रही है और आज की ताजा खबरों पर नजर गड़ाए हुए है कि एक नौकर है और उनके घर के बाहर कोई उनसे मिलने आया है। उसके पीछे वाले पुलिस वाले भी मुस्तैद है। आदमी आगे आता है और झुकाकर उनकी पैरों को हाथ लग जाता है तो वो चौंक जाता है और पैरों को पीछे लेकर तारे के साथ रहने को कहता है और आने का कारण पूछती है। उसके होने के बाद वो उस अंगटुक को ध्यान से देखना चाहता है, वो पहचानना चाहता है और एक रहस्यमयी भारी मस्कुलर वेश्यालय है और अध्यापति को बैठाया जाता है। ये वही लड़की है जिसके बाप ने पिछली बार बिना किसी दवा के रेप किया था, जो किसी की भी उम्मीद से बाहर था और इसलिए आज ये अपनी खुशी जाहिर करने आए थे। लड़की के पिता ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेरी बेटी को सही न्याय मिलने से पिता के चेहरे पर खुशी हुई साफ आकलन किया जा सकता है। तब तक नौकर एक ट्रे में चाय लेकर आया था। आने के बाद से ही वो आदमी ना जाने ही नहीं बल्कि अपनी बातों से जट चुकाया था, पर जज साहिबा वो बिल्कुल चुप थी, सिर्फ सुन रही थी। या हाँ हाँ कर रुको, लड़की के पिता ने कहा। पता नहीं क्यों पर तुम्हारा चेहरा कुछ ऐसा लगता है, क्या मैं पहले कभी तुमसे मिला था? वो अभी भी सिर्फ मुस्कुराती है, जवाब नहीं देती और हाथ से ही उन्हें चाय की ओर इशारा करती है। सीत ही वो चाय का कप हाथों में उठाता और अपने गुरु से देखने के लिए आपराधिक प्रयास करता है। फिर जब कुछ याद नहीं आता है तो बात को खत्म कर देता। पिएगा वो सबूत पैसा, लड़का बिल्कुल रसूखदार और वाला भी है। कोई भी मेरी बच्ची की बात पर यकीन नहीं करता। आपका ये कर्ज जैसे ही जाने के लिए मचता है महिला का मल, लेकिन रोबदार स्वर गूंजता है। तुम कसूर तो इस कर्ज को आज ही खत्म हो सकता है। वो शौक लगकर पीछे से उसे अभी भी देख रहा है कि वो इस आवाज को और इस भगरा और राबदार महिला को पहचानता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पहचान पाता तो वही महिला बता रही है, अगर आप कर्ज में हैं तो मैं आपको अभी कर्ज मुक्त कर सकता हूँ। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम है आप कहिए तो सही। आपने जो मेरी बच्ची के साथ काम किया है उसके बदले में आप जो भी कहेंगे मैं एक संशय से उसकी ओर देखेंगे।
वो एक गहरी नजर के लिए वेश्यावृत्ति है या एक पता फर्जी नाव है। और कहा जाता है कि ये एक महिला आश्रम है जहां बहुत सी गहराई और समाज से जुड़ी लड़कियां रहती हैं और महिलाएं रहती हैं। उन सभी की जिम्मेदारियां ताउम्र उठानी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बस इतना सा काम ये तो मैं यूं करूंगा। सबसे पहले पूरी बात तो सुनिए। वो बात है, उनकी जिम्मेदारी में केवल कपड़े पहनना या कपड़े का नुकसान नहीं करना होगा। आप उन्हें जूते संबल बनाने के लिए कदम उठाएंगे, जो उन्हें पढ़ाएगा, और जो नहीं पढ़ पाएगा वह भी बिना किसी प्रचार के। पर आप कौन हो जो अपना दयालु ना करवाकर केवल मुझसे समाज की उचित इच्छा रखता है? या इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे, हाँ, मुझे शांति, परम सर्वमान्य प्राप्ति, जो 20 साल में भी नहीं मिल पाई। शांत और बेहद ठंडे स्वर में कहने वाली है, अपने कर्मों का फल इंसान को यही भोगना पड़ता है। पर मैं नहीं चाहता कि पिता के घिनौने कर्मों का फल किसी मासूम को भोगना पड़े। अपने कर्मों का प्रिय आप खुद करना चाहते हैं। वो हैरान कर देने वाली बातें जो महिलाओं को गौर से देखती है, जो अभी तक उसके सामने आ गई थी, आज जज भी थी। वो आवाज फिर से गूंजती है, मेरा नाम सोना है, सोना वर्मा। या उसे ये घिनौना चक्कर सता रहा है? थोड़ी देर में पुलिस वाले उसे संभाल कर बाहर ले गए, जहां वो अपने कर्मों का वशीकरण करने में खो गया था। उसे कुछ साल पहले हुई सारी घटना याद आती है। ऐसा लगता है कि वह फिर से उसके पास आया है। चक्कर आना लगा है। उसका असली चेहरा, हकीकत में तो वो अब आ रहा है। उसे याद आया सोने का चमकता चेहरा, फिर पुलिस स्टेशन में रोता बिलखता चेहरा की याद आया जब एक बार वो कोर्ट में मिला था या उससे जबरदस्ती की गई थी। उसकी बात मन ले और से सोना ने उसे ऐसी नजरों से देखा कि वो सह गया था। या जिस औरत को वो देख रहा था वो तो था। वो कल भी देवी की तरह थी, या आज भी वो चाहती थी तो अपना बदलाव ले सकती थी। जैसे उसने उसे फंसाया लिया गया था, वो भी उसे सजा दे सकती थी। पर उसने उसे माफ करके या महिलाओं की सेवा का वचन लेकर लगभग एक ऐसा तमाचा मारा था जो सिर्फ उसके कानों में था। अब एक बच्चेनी थी कि एक बार और सोना से बात हो नई और वो उसे बताए कि किस तरह उसका एक सहज को छुपाने के लिए उसके पापा ने उसे सोना फंसा दिया था। लेकिन अब उसे सिर्फ प्रायश्चित करना था, यही उसकी सजा। कभी उसकी बेटी का चेहरा सामने आ जाता था, कभी उसकी बेटी बन जाती थी। अब उसे सोना या उसकी बेटी में कोई नजर नहीं आ रही थी। उसका काम आज उसे ही शर्मसार कर रहे थे और सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। और मजबूत इराक के साथ उसने अपने कदम उसी राह पर बढ़ाए हैं जो उसे सोना ने दिखाया था, एक नई शुरुआत के लिए।